बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने हॉलो कैथोड लैंप का डिज़ाइन डिस्कस किया था और फिर इसके अंदर हमने आखिर में कंक्लूड किया था कि जो यहाँ पे हॉलो कैथोड है बेसिकली ये मल्टी एलिमेंट से भी मिलकर बना होता है और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन का जो ओवरऑल साइज है उसको डिक्रीज किया जा सके। बिकॉज अगर हमारे पास 70 डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिटर्मिन अगर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें इसके लिए 70 डिफरेंट लैंप्स रिक्वायर होंगे। तो हम इन 70 डिफरेंट लैंप्स को अलग से इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम जो कैथोड्स हैं इनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाया जा सकेंगे। इसको हम कहेंगे ये मल्टी एलिमेंट कैथोड्स हैं और अप टू मैक्सिमम 7 डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं। वो कंसिडरेशंस ये हैं कि जब दो एलिमेंट्स आप कंबाइन कर रहे हैं ऑन अ वेरी सिंपलर मल्टी एलिमेंट हॉलो कैथोड लैंप, तो उन दोनों का एक्साइटेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो इसलिए ऐसे दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं जिनका एक्साइटेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन पोटेंशियल एक दूसरे के क्लोज ना हो। और दूसरा ये कि जब इनकी स्पैटरिंग हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो वो इनसाइड ट्यूब के वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो लैंप की वो मुतासिर हो सकती है। तो ओवरऑल मल्टी एलिमेंट जो हॉलो कैथोड लैंप्स हैं वो हैं तो इफेक्टिव इस काम के लिए कि वहाँ पर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को पर्पसली कंबाइन कर सकते हैं और फिर हम सिलेक्टिवली उनको वोलेटिलाइज करवा सकते हैं। लेकिन उनकी जो लाइफ है वो रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल एलिमेंट हॉलो कैथोड लैंप वाले। सो ये एक चॉइसेस थी और पर्पस इसका ये था कि जी अगर हमारे पास 60 या 70 डिफरेंट एलिमेंट्स है तो हम इतने सारे लैब्स ना यूज करें, बल्कि मल्टी एलिमेंट्स को यूज करें और उनके दरमियान सब्सटेंशियल डिफरेंस हो एक्साइटेशन का, ionization पोटेंशियल्स का, और फिर उनको यूज कर सकें। सो एक चॉइस हमारे पास हॉलो कैथोड लैंप है जो कि हमें लाइन सोर्स देता है, कीपिंग इन व्यू दैट लाइन सोर्स ऐसा लाइट का सोर्स है जो हमें एसेंशियली मोनोक्रोमेटर लाइट जो है वो ऑफर करता है और इसकी जो वेवलेंथ ये जो ऑफर करता है वो नैरो वेवलेंथ होती है, जबकि जो कंटिन्यूम सोर्सेज हैं वैसे सोर्सेज हैं जो कि हमें रेंज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफर करते हैं, जिसकी एग्जांपल ड्यूटियम लैंप है या टंगस्टन लैंप है। ड्यूटियम लैंप जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए होता है और जो टंगस्टन लैंप है विजिबल। सो एक चॉइस हमारे पास लाइन सोर्स के लिए हॉलो कैथोड लैंप है। जैसे इसका डिजाइन हम देख रहे हैं, सबसे कॉमन डिजाइन यही है और इसी को हम यूज करते हैं। बस इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, वो ये कि यहाँ पर हम मल्टी एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट का साइज कम हो सके और इन दोनों को हम कंबाइन कर सकें। सेकेंडली हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप है, इसको हम ईडीएल कहते हैं। ये एक टिपिकल ईडीएल लैंप का डिजाइन है। इस लैंप के अंदर हमारे पास लो प्रेशर के ऊपर आर्गन जो है वो फिल कर दी जाती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल जो रैप अप किया जाता है और क्वार्ट्ज विंडो जो है वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि इसके अंदर ये सारा सेटअप जो है वो इनक्लूड किया जाता है। सो लो प्रेशर के ऊपर यहाँ पर आर्गन जो है वो मौजूद होती है। और दूसरा एक टेस्ट एलिमेंट जो है एज एन एलिमेंटल फॉर्म, या अगर उसका कोई आयोडाइड साल्ट है तो हम यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं। जब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को पावर की जाती है तो हाईली इंटेंस जो है वो बीम यहाँ से हॉलो कैथोड लैंप की तरह, बल्कि उससे निस्बतन ज्यादा इंटेंस बीम और ज्यादा नैरोर जो है वो लाइन सोर्स के तौर पर जो लाइट यहाँ से एमिट होती है वो पर्टिकुलरली हम यूज करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सो द पॉइंट इज कि एक यहाँ से हमारे पास लाइन सोर्स से लाइन सोर्स है, ये यहाँ से हमारे पास एक लाइट निकलती है एक खास वेवलेंथ की और एक खास इंटेंसिटी की, और उसी तरह यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा हाई होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल की वजह से, और सेकेंडली वो ज्यादा नैरोर होती है, ज्यादा शार्पर होती है। तो इसलिए इनको भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप को, लेकिन ये पर्टिकुलरली उन एलिमेंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो कि वोलेटाइल फॉर्म के अंदर काम कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक की, बिस्मथ की, कैडमियम की, एक्सक्यूज मी, सेलेनियम की, टेलेरियम की। ये वो एग्जांपल जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो हॉलो कैथोड लैंप इज वन चॉइस
एज इन होल, एज ए लाइन सोर्स। और दूसरी चॉइस हमारे पास इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप्स हैं, जिनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये टिपिकल यहाँ पर इलेक्ट्रोड ऐसा यूज नहीं होते जैसा कि हम हॉलो कैथोड लैंप यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही लाइन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। So this is just a very brief overview about electrode-less discharge lamp, or the point which we have already discussed in previous lecture is how about the atomization. ये चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई है एटोमाइजेशन के हवाले से, क्योंकि फ्लेम जो है वो फ्लेम फोटोमेट्री में भी और फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी एज ए सोर्स ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसके टेम्परेचर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी। यूजुअली हम चाहते हैं कि हमारा जो टेस्ट एलिमेंट है वो मैक्सिमम एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे। हम नहीं चाहते कि वो आयनिक फॉर्म के अंदर आयंस बनाए और या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाए। तो उसके लिए कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम टिपिकल फ्लेम यूज करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में, वो हमारे पास जो है वो मीथेन जो हमारे लैब के अंदर है मशीन, उसके साथ हम मीथेन और एयर को यूज करते हैं। सो मीथेन या प्रोपेन एयर के जो मिक्सचर्स हैं, इनका टेम्परेचर रिलेटिवली हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, और ये हमारे लिए सब्सटेंशियल है अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डील करने के लिए। लेकिन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम एटोमाइज तो कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स की नेचर भी चेंज हो रही होती है। तो हम जो प्रेफरेबली फ्लेम यहाँ पर यूज करते हैं वो तो एसिटिलीन यूज करते हैं। एसिटिलीन का एयर के साथ जो टेम्परेचर है वो ये हाईलाइट किया हुआ है, तकरीबन 2250 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह अगर यही एयर एसिटिलीन जो है वो ऑक्सी एसिटिलीन के साथ यूज हो तो ये टेम्परेचर तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 2950 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच। सो हम इन फ्लेम्स को प्रेफर करते हैं, एयर एसिटिलीन फ्लेम्स को या नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम को। अगली लाइन में नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर भी यहाँ पर मेंशन है जो कि 2960। सो इसलिए फ्लेम का ओवरऑल डिजाइन जैसे कि पिछले लेक्चर में कहा गया था वो सेम है। यहाँ पर हमारे पास नेबुलाइजेशन का सेटअप भी बिल्कुल उसी तरह का ही है। यहाँ पे प्रीमिक्स बर्नर या प्रीमिक्स चैम्बर भी उसी तरह ही काम कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली जो यहाँ पे फ्यूल और ऑक्सीडेंट गैसेज हैं इनको हमें मेंटेन डिफरेंटली करना होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर आप एक टेस्ट एलिमेंट से किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर जाए तो हो सकता है आपको फ्यूल और ऑक्सीडेंट गैस इनकी रेशियो को भी एडजस्ट करना पड़े, इनकी नेचर को भी चेंज करना पड़े, ताकि आप इससे बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें, क्योंकि हर एलिमेंट की नेचर डिफरेंट होगी। ये एग्जांपल बिल्कुल ट्रू है जब हम आर्सेनिक के केस में बात करते हैं, जब हम सेलेनियम के केस में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों की वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से कम। तो 200 नैनोमीटर से जैसे वेवलेंथ को कम हो किसी टेस्ट एलिमेंट की, तो फ्लेम एज इटसेल्फ खुद ही बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये अगर आप फिगर देखें, जस्ट ए रिमाइंडर कि ये जो फ्लेम है यहाँ पर इसमें मौजूद टेस्ट एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, सेलेनियम या ऐसे कुछ और एलिमेंट्स जिनकी वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से कम है, तो वो जो लाइन आ रही है हॉलो कैथोड लैंप से, जो सोर्स हमारे पास से लाइट आ रही है, फ्लेम उस लाइट को खुद ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में हम ऐसे फ्लेम्स को यूज करते हैं जो कि इस लाइन सोर्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो। और उसके लिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन, आर्गन, एयर एंट्रेंट फ्लेम्स जो हैं वो टिपिकली ट्रांसपेरेंट फ्लेम्स हैं और उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि जहाँ पर इनको यूज करते हैं। इसके अलावा ऐसे वो सारे एलिमेंट्स जो कि हीट स्टेबल ऑक्साइड्स बना लेते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हम हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज कर सकते हैं। एयर एसिटिलीन फ्लेम्स जो हैं यूजुअली हम करते तो हैं, आउटर फ्लेम्स है, इनको भी करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन फ्लेम्स जो हैं दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर दोज एलिमेंट्स जो कि इफेक्टिवली एटोमाइज नहीं हो रहे होते। ठीक है जी। सो नाइट्रस ऑक्साइड एसिटिलीन इज प्रेफरेबल फ्लेम व्हेन वी हैव रिफ्रैक्टरी एलिमेंट ऑक्साइड्स, ताकि उनको ये ब्रेक किया जा सके। ठीक है जी। सो ये टेम्परेचर की वेरिएशंस हैं फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर जो है वो प्रोपेन एयर या मीथेन एयर हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसिटिलीन को फ्लेम्स को यूज कर सकते हैं इधर विद ऑक्सीजन, इधर विद एयर और इधर विद नाइट्रस ऑक्साइड टू अटेन मैक्सिमम और हायर। ठीक है जी। समटाइम्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी जो है वो सूटेबल नहीं होता फ्लेम फोटोमेट्री में, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं
और डेफिनेटली उनकी वजह से जो सिग्नल की इंटेंसिटी वो वीक हो जाती है। तो इसलिए एटोमाइजेशन के हवाले से हमारे पास ये जो है आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में फ्लेम एटोमाइजेशन के हवाले से ही चीजें डिस्कस करने वाली हैं और इन्हीं को ही आपने फोकस करना है। इसके अलावा भी है जहाँ पे फ्लेमलेस एटोमाइजेशन की जाती है और उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रो थर्मल एटोमाइजेशन मेथड्स हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स अ बिट आउट ऑफ स्कोप फ्लेम एटोमिक ऑप्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से। लेकिन आपको कम से कम उनका नाम मालूम हो कि वो कौन कौन से तरीकाकार हैं जिनके साथ ये किया जा सकता है एटोमाइजेशन के हवाले से। और एक चीज और जिसके ऊपर मैं कुछ कमेंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे होगा, ये इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन के मेथड्स हैं और इसमें हमारे पास कुछ टीसी सोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, इसी सोर्सेज भी यूज किए जा सकते हैं। तो हम आर्क स्पार्क मेथड्स यूज कर सकते हैं, अपने सैंपल को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करें, उसके अंदर स्पार्किंग करें, तो जो हमारा टेस्ट सैंपल है वो उसमें जो है वो वोलेटाइज हो जाएगा और फिर उसको हम एनालाइज कर सकेंगे। तो इस तरह के मेथड भी मौजूद हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसके साथ रिप्रोड्यूसिबिलिटी के इश्यूज हैं और सैंपल टू सैंपल जो है हमें वेरिएशन करना पड़ती है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे हम सैंपल को एज कम्पेयर टू फ्लेम लिक्विड की बजाय सॉलिड फॉर्म के अंदर एनालाइज करते हैं, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट फॉर यू। लेकिन मैं कुछ शॉर्ट कमेंट्स जो है वो कोल्ड वेपर मेथड के ऊपर देना चाहूंगा या हाइड्राइड जनरेशन मेथड के ऊपर देना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टेस्ट एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको एटॉमिक फॉर्म के अंदर अटेन करना नॉर्मल फ्लेम के अंदर डिफिकल्ट, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ डील कर सकता है उनमें मरकरी एक बड़ा एक कॉमन और एक बड़ा फेमस एलिमेंट है जिसकी एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी से आप सब लोग वाकिफ हैं। वाटर के अंदर भी अगर है मरकरी की सूरत और तो बहुत डेंजरस हो सकता है, कार्सिनोजेनिक, इट्स वेरी डेंजरस, दैट्स लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं तो हम हमारे पास क्या अवेलेबल चॉइसेस हो सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस ये हैं कि हम मरकरी को किसी ऐसे केमिकल रिएजेंट के साथ ऐड करें जो उसको रिड्यूस कर, ठीक है जी, और ये इजीली वेपर फॉर्म के अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है जी, ये एक बड़ा ही कॉमन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टेनस क्लोराइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट या ये दोनों इकट्ठे कंबाइन भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है मरकरी को एटॉमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने। याद रखें जो हमारा पिछले से पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बड़े क्लियरली बताया था कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा फोकस जो है वो ग्राउंड स्टेट एटम्स की प्रोडक्शन पर, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट एटॉमिक फॉर्म के अंदर अगर कोई हमारे पास टेस्ट एलिमेंट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ज्यादा बेहतर चॉइसेस है कि हम टेस्ट एलिमेंट के साथ अपने लाइन सोर्स जो भी है वो इंटरेक्शन शो करें और हम इसके एब्जॉर्प्शन को मैयर कर सकें। तो ऑफ कोर्स हमारे पास ज्यादा बेहतर सेंसिटिविटी अचीव की जा सकती है। ये एक एग्जांपल है और इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें आर्सेनिक सूसी तौर पर है, हम उसको भी इसी तरह एटॉमिक फॉर्म में लेके जाया जा सकता है। सेकंड हमारे पास चॉइस ये है कि हम इनके कुछ ऐसे, अगर ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर नहीं आता, ठीक है जी, क्योंकि बेसिकली हम इसको एटॉमिक फॉर्म इसलिए लेकर आना चाह रहे हैं कि हम जो टेस्ट एलिमेंट की लाइट है उसके साथ इंटरेक्शन शो कर सके, इसको ब्रेक किया जा सकते हैं जो भी इसका सॉल्ट है। दूसरी हमारे पास चॉइस है ये कि हम इनके हाइड्राइड्स बना लें, ठीक है। हाइड्राइड्स हम इन सबके बना सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड खास तौर पे आर्सेनिक के लिए या मरकरी के लिए हम इनको उसके हाइड्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब इनको हम हाइड्राइड में कन्वर्ट कर सकेंगे तो फिर फ्लेम के अंदर इनको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। तो हाइड्राइड जनरेशन मेथड के अंदर या तो हम आर्सेनिक के, ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल एडवांटेज है इन दोनों मेथड्स का, हाइड्राइड जनरेशन और कोल्ड वेपर मेथड्स का, ये है कि हम इसको बहुत हद तक जो इसका मैट्रिक्स है उससे अलग कर सकते हैं। मसलन आपने इसको किसी एक ऐसे मिक्सचर में से डिटरमिन करना जिसके अंदर मरकरी के साथ और बहुत सारे एलिमेंट, लेकिन जब आप जैसे ही इसको मरकरी को एटॉमिक फॉर्म के अंदर ले आएंगे या जब आप इसको इसके हाइड्राइड के फॉर्म में ले आएंगे तो ये इजीली वेपराइज हो सकेगा, लिहाजा अब ये वेपर फॉर्म के अंदर एज कम्पेयर टू इट्स मैट्रिक्स, और इससे आप इसको एक तरह से सेपरेट कर सकेंगे सेलेक्टिवली, या आप इसको आइसोलेट कर सकेंगे इसके मैट्रिक्स से। तो ऐसे में आपके पास जो सिग्नल अपीयर होगा
वो मरकरी के लिए ही होगा और वो ज्यादा बेहतर तौर पर होगा कि इसमें मैट्रिक्स के इफेक्ट्स शामिल नहीं हो। सो मैट्रिक्स इफेक्ट्स को नलीफाई करना जो है ये ज्यादा इजियर है जब हम कोल्ड वेपर मेथड को फॉलो कर रहे हो या जब हम हाइड्राइड जनरेशन को हम इसके ऊपर देख रहे हैं। ये प्रिंसिपल एडवांटेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कोल्ड वेपर और हाइड्राइड जनरेशन का मेन पर्पज ये कि आप मैट्रिक्स से इसको आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब ये कि जो टोटली जो आपका टारगेट एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर अलग होकर वेपर फॉर्म में जाएगा और आप उसका सिग्नल यहाँ पे डिटरमिन कर सकेंगे। सो समटाइम्स अगर आप टेस्ट एलिमेंट को यहाँ पे डिटरमिन करना चाहते हैं तो हाइड्राइड जनरेशन जो कि किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में टेस्ट एलिमेंट को हाइड्राइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कोल्ड वेपर मेथड के जरिए आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं फ्लेम में या एनालाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है क्योंकि मरकरी की टॉक्सिसिटी को देखते हुए और इसकी लो से लो कंसंट्रेशन जो है उनको या खासतौर पे वो कंसंट्रेशन जो कि थ्रेशोल्ड लेवल से अबव है या उनको डिटरमिन करने के लिए हम फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। सो बट ऑफ कोर्स फ्लेम इज नॉट लाइक द केस हियर कि फ्लेम हम यहाँ पर इसको एटोमाइज नहीं कर रहे बट रादर वी आर गोइंग विद दिस हाइड्राइड जनरेशन मेथड जिससे हम एटोमाइजेशन करते हैं। So we have hydride generation, that's one choice जिससे हम एटोमाइजेशन कर रहे हैं और दूसरी चॉइस हमारे पास जो है कोल्ड वेपर मेथड्स हैं जिनके जरिए हम टेस्ट एलिमेंट को उनके पर्टिकुलरली जो उनकी जो रिस्पेक्टिव एटॉमिक स्टेट है उसके अंदर लेकर आ रहे होते हैं उसको एनालाइज करें। और प्रिंसिपल एडवांटेज इसका ये है कि सेंसिटिविटी हाई होती है क्योंकि हमें सोल सी का सिग्नल मिलता है और मैट्रिक्स वाली चीजें जो है वो सारी की सारी हम उनको यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास चॉइसेस है। सो ओवरऑल बताने का मकसद ये कि फ्लेम तो एक सोर्स है एटोमाइजेशन का, ठीक है, उसके जरिए हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो दो सोर्सेज और हैं, तीन या मेथड हैं, उनमें से एक सोर्स है जो ऊपर जो हमने अभी पढ़ा, नॉट ऑफ कोर्स इन द डिटेल्स, दैट्स द इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन। ठीक है जी, आप चीजों को इलेक्ट्रिकली या थर्मली एटोमाइज करें एंड ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल एडवांटेज कि हम यहाँ पर सैंपल को सॉलिड स्टेट के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते। ठीक है जी, एक चॉइस हमारे पास ये है जिसके तहत हम अपने सैंपल्स को एटोमाइज करवा सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इंपॉर्टेंट। और सेकंड हमारे पास चॉइसेस ये हैं कि हम अपने सैंपल को जो है वो हाइड्राइड्स के अंदर कन्वर्ट कर लें, ये कोल्ड वेपर्स के जरिए इसको इंट्रोड्यूस करवा लें। ठीक है जी, दोनों सूरतों में ऐसे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इजीली एटॉमिक स्टेट के अंदर नहीं आ सकते, उनको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलाकर मिक्स करके उनके हाइड्राइड्स बना के ले आएंगे और फिर उनको जब हम इस तरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो डेफिनेटली ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर पर्टिकुलरली, ऑफ कोर्स ये एक ग्रेफाइट फर्नेस एक अलग ट्यूब है ग्रेफाइट से बनी हुई, जब हम अपने सैंपल्स को एटोमाइज करवा रहे होते हैं, फ्लेम नहीं इस्तेमाल हो रहा। कीपिंग माइंड दिस, फ्लेम एक सेपरेट टेक्निक है, फ्लेम एटोमाइजेशन के लिए वहां पर थी, ये जस्ट उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो हम वहां पर ग्रेफाइट फर्नेस के अंदर अपने टेस्ट जो एलिमेंट है उसके हाइड्राइड्स को ब्रेक करके या उसको एटॉमिक फॉर्म के अंदर वहां पर डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, सो अदर देन अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्लेम एटोमाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो बता सकते हैं हाँ ये इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन मेथड्स है। ठीक है जी, डीसीआर का मेथड है या एसीआर पार्क मेथड्स है, और दूसरा आपके पास जो है हाइड्रोजन मेथड है, कोल्ड वेपर मेथड है, जिसके तहत आप अपने सैंपल को एटोमाइज कर सकते हैं। लेकिन सोनली हमारा सिलेबस या हमारा जो फोकस है वो एटॉमिक फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, तो फ्लेम हमारे पास प्रिंसिपल सोर्स है और उसी को हमें डिटेल में याद भी करना और उसी को हमें डिस्कस करना। सो ये कुछ मेथड्स हैं एटोमाइजेशन के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स आई एम जस्ट गिविंग यू अबाउट अ ब्रीफ आउटलुक about these methods. Let's talk about some of the interferences, some of the problems that are associated when we are working with this flame atomic absorption spectroscopy. Interferences किस किस तरह के हो सकते हैं और इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आपको एक ब्रीफ आउटलुक मिल जाए इन चीज़ों की, ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर इसको पढ़ रहे हो तो आपको कुछ मालूम हो कि हाँ इन स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं
और इनके लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन से हैं और कौन सा सॉल्यूशन इसमें जो है वो सबसे बेस्ट है और किन किन मेथड्स के साथ हम अपना रिजल्ट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइजली हम हासिल कर सकते हैं, तो हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप बुक में देखें इस पर्टिकुलर हेडिंग को, तो कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि कंटिन्यूम सोर्सेज को जो है वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ओवर स्कोप। हम यूज करते हैं लेकिन ये रेयर हैं और इनके लिए स्पेशल डिजाइन चाहिए, स्पेशल सेटअप चाहिए कि अगर हम कंटिन्यूम सोर्स को इस्तेमाल करें लाइन सोर्स की बजाय हालो कैथोड लैंप पे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन और खासतौर पर स्पेशली मोनोक्रोमेटर सेटअप यहाँ पे चाहिए होगा जिससे हम अपने टेस्ट एलिमेंट को एनालाइज कर सकें यूजिंग दिस कंटिन्यूम सोर्स। बट ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द टॉपिक दैट वी आर लुकिंग फॉर। ऑफ कोर्स हमारा असल टॉपिक है कि फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन कौन से पॉसिबल इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं जिसमें ऑप्टिकल या स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस जो है वो सर फहरिस्त हैं, और दूसरी हमारे पास जो है वो चॉइस आयनाइजेशन के हवाले से है, और तीसरी चॉइस हमारे पास ये है कि नेचर ऑफ एलिमेंट्स के वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिव स्टेबल रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स हैं, और चौथी हमारे पास चॉइस है कि वो जो फिजिकल इंटरफेरेंस है। आई वुड स्टार्ट रादर विद द इजियर वन ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस को पहले पढ़ते हैं, बाद में हम जो है वो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस की तरफ आएंगे। आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस क्या? आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस ये हैं कि अगर आप सबसे पहले जैसे हमने फ्लेम फोटोमेट्री पे काम किया था पिछले साल, सोडियम को एनालाइज किया, तो हमने सोडियम के 10 डिफरेंट सैंपल बना लिए स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड हमने रन किए और उसके बाद फिर एक अननोन सैंपल जो था उसमें से सोडियम को डिटरमिन किया और उसको हमने मालूम कर लिया। लेकिन जब हम अननोन सैंपल्स ऐसे लेते हैं जो कि किसी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में हो, जैसा कि सोडियम अगर ब्लड के अंदर हो, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना कि मैट्रिक्स में मौजूद दूसरी चीजें जो है वो कोई ऐसा सिग्नल ना दे जो कि हमारे टेस्ट एलिमेंट के सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस शो करे, ओवरलैपिंग शो करे, या उसको उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करना। इसी तरह फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आयनाइजेशन से पैदा होते हैं। जब हम कोई स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के मेजरमेंट करते हैं, तो उन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में फॉर एग्जांपल कैल्शियम की अगर हम बात कर लें, अगर हम 10 ppm से लेकर 100 ppm तक के उसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो 10 ppm से 100 ppm तक जाते हुए अगर वो एक स्टैंडर्ड और प्योरली कैल्शियम के सॉल्यूशन है, तो उनमें एक खास रेशियो होती है कैल्शियम की जो आइटम्स एटॉमिक फॉर्म में हो और जो कि आयनाइज फॉर्म में, यानी कि कैल्शियम एटॉमिक फॉर्म और आयनाइज फॉर्म के अंदर एक खास रेशियो है जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक खास टेम्परेचर पे और एक खास लेंथ के अंदर मौजूद रहती है, और वो कांस्टेंट होती है तमाम के तमाम सैंपल्स के अंदर, स्टैंडर्ड सैंपल्स के अंदर। लेकिन अगर हम किसी ऐसे सैंपल का एनालिसिस करें, अननोन सैंपल का कैल्शियम का, जिसमें हमारे कैल्शियम के अलावा और भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, तो फिर वहां पर हो सकता है कि ये रेशियो एटॉमिक स्टेट वाली और आयनाइजेशन वाली कैल्शियम की जो है वो डिफरेंट हो और इसके नतीजे में डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम प्योर सैंपल के साथ डील करते हैं, तो फिर हमारे पास उस वक्त एक खास अमाउंट ही है जो आयनाइजेशन हो रही है। तो ऐसे में हम अगर हमारे टेस्ट सैंपल में जो कि कैल्शियम है फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि रिलेटिवली इजियर है आयोनाइज हो सकता है, जैसा कि सोडियम की एग्जांपल यहाँ पर दी गई हुई है, सोडियम इजी आयोनाइज हो सकता है, तो फिर टेस्ट एलिमेंट के अंदर जब हम उसको टेस्ट सैंपल को या अननोन को जब हम फ्लेम में लेकर जाएंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा कि सोडियम अगर मौजूद है तो वो आयोनाइज होता चला जाएगा और फ्लेम बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और ऐसे में रिच वो फ्लेम जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रिच होगा, वहां पर रेशियो डिफरेंट हो सकती है कैल्शियम की जो कि एटॉमिक स्टेट में और जो कि आयनाइज फॉर्म के। तो हम इस तरह के इंटरफेरेंसेस को कम करने के लिए और या इस चेंज को कांस्टेंट रखने के लिए हम ये करते हैं कि हमारा टेस्ट सैंपल और हमारे स्टैंडर्ड सैंपल, फॉर एग्जांपल हमने 10 स्टैंडर्ड बनाए थे, 10 ppm से लेके 100 ppm तक, 10 20 30 40 50 60 70 अप टू 100,
तमाम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में और टेस्ट सैंपल के अंदर भी हम एक जितनी मिकदार में कम आयोनाइज होने वाला एलिमेंट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का सोल्यूशन ऐड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सोडियम सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, सोडियम सॉल्ट का जो सोल्यूशन होगा वो एक जितनी मिकदार में तमाम स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे और तमाम जो टेस्ट या सैंपल सोल्यूशन या अननोन सोल्यूशन है उनमें ऐड कर देते हैं, ताकि फ्लेम के अंदर कैल्शियम की जो एटॉमिक स्टेट और जो आयनिक फॉर्म है इनकी रेशो जो है वो पूरे सैंपल्स के अंदर एक जैसी रहे, और हर वक्त जो फ्लेम है 10 स्टैंडर्ड्स के लिए भी और अननोन सैंपल्स के लिए भी बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव करे। यानी कि फॉर एग्जांपल उस तमाम वक्त फ्लेम के अंदर ज्यादा इजीली आयोनाइज होने वाले एलिमेंट की तादाद या उनके जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर जो है वो फ्लेम की वो उसी तरह बरकरार है। सो ऐसा करने से क्योंकि स्टैंडर्ड को भी हम एक जैसी ट्रीटमेंट देते हैं और सैंपल को भी एक जैसी ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो कि हमारे टेस्ट सैंपल के आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकती हैं वो फिर कम होती है, तो हम ऐसे एरर्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। सो इन शॉर्ट आयोनाइजेशन के अंदर आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस को अवॉइड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि टेस्ट सैंपल, अननोन सैंपल यानी कि, और स्टैंडर्ड, इन तमाम के अंदर रिलेटिवली इजियर जो एलिमेंट है जो आयोनाइज हो सकता है उसके एक जैसा वॉल्यूम ऐड कर दिया जाए, क्योंकि तमाम सूरतों में फ्लेम एक जैसा ही इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ऐसे में हमारे टेस्ट एलिमेंट की जो एटोमाइजेशन और या आयोनाइजेशन की जो एक खास तादाद है वो एक जैसी रहेगी और उनकी वजह से एरर प्रोड्यूस नहीं। ये आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस को अवॉइड करने का एक तरीका। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मैं आपको बता दूं, 10 ppm 20 ppm 30 ppm दैट्स फाइन, इट्स गुड इनफ। लो कंसंट्रेशन पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बहुत ही हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो क्या होता है कि वो जो एटमाइज और आयोनाइजेशन होने वाली जो रेशियो है वो हाई कंसंट्रेशन पे जाके अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, बहुत हाई कंसंट्रेशन पे। तो जो कैलिब्रेशन कर्व है जो कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वो पॉजिटिव डिविएशन शुरू करता है। पॉजिटिव डिविएशन ये है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं सिग्नल बढ़ता चला जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए सिग्नल बढ़ता चला जाता है। एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास सिग्नल जो है, लेकिन जैसे ही बहुत हाई कंसंट्रेशन आएगी तो वो जो कर्व है वो ऊपर की जाने चला जाएगा बहुत ज्यादा, उसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव लाइन से डिविएट कर रहा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। और ये पॉजिटिव डिविएशन जो है वो आयोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जाके जो आयोनाइजेशन का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता और लिहाजा एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन जो है हमारे टेस्ट एलिमेंट्स की वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम टेस्ट एलिमेंट के अंदर, अननोन सैंपल के अंदर भी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर भी इजीली आयोनाइज होने वाला एलिमेंट जैसे कि सोडियम है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। अदर प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ टेस्ट रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स या रिफ्रैक्टिव कंपाउंड फॉर्मेशन, आपने कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया कि जिसका जो कंपाउंड या जो सॉल्ट बना हुआ है जिसके काउंटर आयन के साथ वो बड़ा स्टेबल है। कैल्शियम की फॉस्फेट्स के साथ अफिनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा कैल्शियम को फॉस्फेट से ब्रेक करना फ्लेम के अंदर बड़ा ही मुश्किल है कैल्शियम फॉस्फेट को। इसका हल क्या होता है, इसका हल ये होता है कि हम कोई रिलीजिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। मसलन हम वहां पे स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, स्ट्रोंशियम का सॉल्ट लेके, या लैंथेनम नाइट्रेट को ऐड कर देते हैं। ये दोनों ही स्ट्रोंशियम और लैंथेनम ये फॉस्फेट के साथ बड़ी अच्छी एफिनिटी रखते हैं, ये फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो जाएंगे और कैल्शियम फ्री हो जाएगा, और इस तरीके से हम कैल्शियम को फ्लेम के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह की जो एडिशन है उसको हम कहते हैं ये रिलीजिंग एलिमेंट है या रिलीजिंग कंपाउंड है, और हम इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी, अब ये एक देखें, ये एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हमने जो काउंटर आयन था ना कैल्शियम का, उसको किसी दूसरे एलिमेंट के जरिए ट्रैप कर लिया और कैल्शियम को रिलीज करवा दिया। दूसरी चॉइस हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी चॉइस हमारे पास ये हो सकती है कि हम कैल्शियम के किसी के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दें, और इसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल चॉइसेस है वो ईडीटी है। ईडीटी हमारे पास एक अवेलेबल चॉइस है, अच्छी है, और ये कैल्शियम के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स में होता है, लिहाजा फॉस्फेट्स को रिलीज किया जा सकता है, और इस तरह से हम फ्लेम के अंदर कैल्शियम और ईडीटी को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट को फ्लेम के अंदर ब्रेक करना मुश्किल है, बड़े स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं।
EDTA को ब्रेक करना आसान है और हम वहां पे कैल्शियम को रिलीज करके इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम ये हो सकते हैं वो ये कि हमारे पास फ्लेम के अंदर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है जी, हम इनको अवॉइड करना चाहते हैं। तो दो चीजें होती हैं, एक वो फ्लेम होता है जो फ्यूल रिच होता है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। एक फ्लेम वो होता है जो कि ऑक्सीडेंट गैस रिच होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग। तो हम प्रेफरेबली रिड्यूसिंग फ्लेम को यूज करते हैं जो कि फ्यूल रिच होता है। फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं और खास तौर पर नाइट्राइड्स हैं जो हमारे नाइट्रोजन रिलेटेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो कि टेस्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड्स या कार्बाइड्स बनाए और उनको फ्लेम के अंदर ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू देयर ऑक्साइड्स। मसलन जिरकोनियम के ऑक्साइड को ब्रेक करना बेहद मुश्किल है क्योंकि जिरकोनियम रिफ्रैक्टरी एलिमेंट है। जिरकोनियम को क्या लें, टाइटेनियम को क्या लें, ये बड़े स्टेबल एलिमेंट। लेकिन अगर इन्हीं के कार्बाइड या नाइट्राइड्स बना लिए जाए तो उनको फ्लेम में ब्रेक करना आसान है, लिहाजा उनकी डिटेक्शन का अमल भी आसान होता है। तो लिहाजा इस तरह के जो इंटरफेरेंसेस हैं रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स और एलिमेंट, ये भी बेसिकली केमिकल नेचर के इंटरफेरेंसेस हैं। पीछे वाला भी जो इंटरफेरेंस था आयोनाइजेशन का, वो भी केमिकल नेचर था कि हम कोई केमिकल ऐड करें, कोई सोल्यूशन ऐड करें जिसके नतीजे में एटोमाइजेशन की एफिशिएंसी बेहतर हो सके और उसके साथ साथ हमारे पास बेहतर तौर पर उसकी सिग्नल प्रोड्यूस हो। जैसे रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स के केस में हम रिड्यूसिंग फ्लेम्स को या फ्यूल रिच फ्लेम्स को यूज करते हैं। उसके बाद कुछ है हमारे पास फिजिकल इंटरफेरेंसेस जो कि वेरी करते हैं या जिनका ताल्लुक जाहिर जो है वो सैंपल की विस्कोसिटी के साथ है, एटोमाइजेशन की एफिशिएंसी के साथ है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं बर्नर के, नेबुलाइजर के और सैंपल की विस्कोसिटी, ये इससे रेलेवेंट है। और ये इस तरह के वेरिएबल्स हैं जिसमें गैस का जो फ्लो रेट है या जो सैंपल की जो फ्लो रेट है ये वेरी कर रहे थे टेम्परेचर के साथ। तो इन चीज़ों को यूजुअली हम वक्त के साथ साथ जो है कैलिब्रेट करते रहते हैं ताकि हर बार सैंपल्स जो है वो एक रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट के साथ ऊपर जाए और उनके अंदर अगर हमें समटाइम्स कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड करके हमें उनको नलीफाई करना पड़ता है सम केसेस में इंटरफेरेंसेस को, तो हम उनको अवॉइड कर सकें। तो समटाइम्स कुछ के अंदर हम स्टैंडर्ड एडिशंस भी करते हैं और फिर उसको हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं। ये टिपिकल फिजिकल इंटरफेरेंस है। असल में जो इन सब से ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो है स्पेक्ट्रल या आप क्या लें ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। आपके कोर्स में इतनी सारी डिटेल्स नहीं है बट आई बेटर थॉट के आप थोड़ा सा इनको जान जाए ताकि आपको अंदाजा हो कि प्रॉब्लम्स किस किस तरह के होते हैं फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में और हमारे पास क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। याद रखिएगा इंटरफेरेंसेस ऑप्टिकल उस वक्त होते हैं जब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर जब हमारे सोर्स से आने वाली लाइट को टेस्ट एलिमेंट के अलावा टेस्ट एलिमेंट जो कि एटॉमिक फॉर्म के अंदर जैसा कि कैल्शियम एटॉमिक फॉर्म के अंदर फ्लेम के अंदर, अगर उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो वो एक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। लिहाजा इस तरह की किसी किस्म की भी एब्जॉर्प्शन जो कि टेस्ट एलिमेंट के अलावा कोई और दूसरी चीज करे, यानी कि हालो कैथोड लैंप में अगेन मुझे उसी डायग्राम तक जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस दीज थिंग्स। ये देखें जी, इस हालो कैथोड लैंप से आने वाली लाइट को फ्लेम में मौजूद टेस्ट एलिमेंट के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी स्पीशीज इस लाइट को अगर एब्जॉर्ब करे तो उसको हम कहेंगे कि ये बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन, इसको नाम देंगे कि ये बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन। और अगर कोई ऐसी चीज जो कि दूसरी किसी किस्म की भी एमिशन कर रही हो, ठीक है जी, टेस्ट एलिमेंट के अलावा कोई और सिग्नल्स आ रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड एमिशन। बैकग्राउंड एमिशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर हम उनको टेकअप करते हैं और जो बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस जो है वो हम हालो कैथोड लैंप या यहाँ पर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको हम टेकअप कर रहे होते हैं। हालो कैथोड लैंप जो है बेसिकली यहाँ से जो लाइट आती है इसको हम बैकग्राउंड जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं।
तीसरी भी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। पहली चॉइस ये होती है कि हम सबसे पहले हालो कैथोड लैंप जो है, इससे जो लाइट आ रही है और हम जो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर रहे हैं करते जाए, ये हमें दो चीजों का सिग्नल दे रही होगी, एक टेस्ट एलिमेंट का और एक बैकग्राउंड का। इन दोनों की आप क्या है कि हमारे पास कंबाइंड सिग्नल आ रहा है, लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से टेस्ट एलिमेंट की कितनी लाइट है और बैकग्राउंड की। तो हम क्या करते हैं कि हम वहां पर एक कंटिन्यूम सोर्स भी लगा दें। ठीक है, जो सबसे जो आसान और सबसे जो सादा तरीका है वो ये है कि हम वहां पे कंटिन्यूम सोर्स भी लगा दें। ठीक है जी। और कंटिन्यूम सोर्स जो है वो एक वक्त के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि जब हम वो जो चॉपर लगाया हुआ है उसका भी यही पर्पज है, ऑल्टरनेटिवली भेज रहा है कि जब वो ऑन है एक वक्त में लाइन सोर्स या हालो कैथोड लैंप की लाइट गुजर रही है और वो इंटरेक्शन शो कर रही है सैंपल के साथ जो फ्लेम में, और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइट हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है ये टेस्ट एलिमेंट की प्लस बैकग्राउंड की। अब हम उसी चॉपर से पहले अगर हम वहां पर एक कोई कंटिन्यूम सोर्स लगाते हैं जैसे कि ड्यूटियम लैंप है, तो ड्यूटियम लैंप क्या करेगा कि जब ये इसकी लाइट पास ऑन करेगी तो हालो कैथोड लैंप की लाइट को हम रोक लेंगे। ठीक है जी, हम उसको ऑल्टरनेटिवली पास करेंगे। तो हम हॉलो कैथोड लैंप की लाइट को रोक लेते हैं और ड्यूटियम या कंटिन्यूम सोर्स ऑफ लाइट जो है इसकी लाइट को पास ऑन करते हैं। और अब हम अज्यूम ये करते हैं कि अब इस वक्त जो एब्जॉर्प्शन हो रही होगी फ्लेम में से गुजरने से कंटिन्यूम सोर्स के लाइट जो नॉर्मल कंटिन्यूम सोर्स है जैसे कि ड्यूटियम लैंप है, इस वक्त इस तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन जो है वो बैकग्राउंड की कंसिडर की जाए। और हम ये अज्यूम करेंगे कि चूंकि जो कंटिन्यूम सोर्स ऑफ लाइट है ये जो लाइट दे रहा है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके ऊपर हमारे टेस्ट एलिमेंट में एब्जॉर्बेंस है। फॉर एग्जांपल समझ लें 422.5 नैनोमीटर कैल्शियम के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास से जो सोर्स आ रहा था जो कंटिन्यूम सोर्स है वो 422 नैनोमीटर पे जो लाइट देगा उस वेवलेंथ पे या उस इंटेंसिटी पे जो हमारा टेस्ट एलिमेंट है उसकी एब्जॉर्बेंस इस लाइट के साथ जो है वो उस लाइट को निग्लिजिबली एब्जॉर्ब कर रहा हो। So we are assuming that it's very tricky to understand sometimes, but it's very easy. I shall try to make things simpler for you. कि कंटिन्यूम सोर्स जो लाइट दे रहा है वो दे रहा है आपको ढेर सारी वेव, और उन तमाम वेवलेंथ के ऊपर जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तकसीम शुदा है हर वेवलेंथ के ऊपर। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेस्ट एलिमेंट है जिस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्बेंस शो करता था हालो कैथोड लैंप को या लाइन सोर्स को, वो वेवलेंथ भी इसके अंदर शामिल है इन तमाम वेवलेंथ के अंदर, लेकिन उस वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी बहुत स्मॉल या माइनर से एसोसिएटेड है। लिहाजा हम अज्यूम करते हैं कि हमारा टेस्ट एलिमेंट ऐसी लाइट को निग्लिजिबली एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यानी कि वो लाइट एज सच ही गुजर जाएगी और हमारे टेस्ट एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन ना होने के बराबर होगा। तो लिहाजा टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्बेंस जो है हम यहाँ पे निग्लिजिबली जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, रिड्यूस्ड निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और जो इस वक्त एब्जॉर्प्शन हो रही होगी वो तमाम के तमाम हम अज्यूम करते हैं कि वो बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन के बैकग्राउंड के अंदर मौजूद फ्लेम में अगर कोई और टेस्ट एलिमेंट है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, कोई मैट्रिक्स के अंदर मौजूद और चीजें हैं, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं या किसी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या कंबस्टन वाली जो है वो ये गैसेस हैं या फ्लेम गैसेस हैं, ये तमाम की तमाम एब्जॉर्प्शन इस बैकग्राउंड की वजह से। लिहाजा होता क्या है कि जो कंटिन्यूम सोर्स ऑफ लाइट है इसकी एब्जॉर्प्शन को कंसिडर किया जाता है बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन, जबकि जो हॉलो कैथोड लैंप से आने वाली लाइट है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये सैंपल जो एलिमेंट है प्लस बैकग्राउंड की। लिहाजा हॉलो कैथोड लैंप की एब्जॉर्प्शन से ऑटोमेटिकली हम कंटिन्यूम सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वर्चुअली हमारे पास जो इंटरफेरेंसेस फ्री या जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस से जो फ्री हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यू से वो आती है जो इंडिकेटिव होती है कि हाँ जी ये टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्बेंस है, इसमें से बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी है या उसको हमने माइनस कर दिया।
इस तरह की एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं कि ये इस तरह की करेक्शन को हम कहते हैं कि ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यूम सोर्स बेस्ड बैकग्राउंड करेक्शन है। और यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिवली दो लैंप्स को यूज करना पड़ता है और स्विच करना पड़ता है। जब कंटिन्यूम सोर्स की लाइट चलती है तो हालो कैथोड लैंप जो है वो लाइट ऑफ रहती है, उसका स्विच ऑफ रहता है। और जब कंटिन्यूम सोर्स की लाइट ऑफ या स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे पास हालो कैथोड लैंप या लाइन सोर्स की जो एब्जॉर्प्शन है या जो उसकी मिशन है लाइन की वो ऑन हो जाती है। तो लिहाजा ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर हम मिशन करते हैं। लेकिन ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है, इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं, क्योंकि कुछ लैंप्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर जाके वो एक जैसी नहीं रहती और यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्मली बैकग्राउंड की जो है वो एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली ये एक्यूरेसी को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है और ये वजह है कि ये सबसे कॉमन मेथड है, बट स्टिल वी कैन यूज दिस सिंपलर मेथड, बट नॉट द बेस्ट मेथड के बिना जिससे मुकम्मल तौर पर बैकग्राउंड को फिट कर सकते। इसके अलावा एक और करेक्शन मेथड भी है जो स्मिथ करेक्शन मेथड है। यहाँ पर हम जो है वो पल्स्ड लाइट को यूज करते हैं और इस तरह तरीके से करने से हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड के एब्जॉर्प्शन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये इतनी डिटेल में नहीं पड़ेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो है ज़ीमैन करेक्शन। और ज़ीमैन करेक्शन आपने नाम सुना होगा ज़ीमैन का। ज़ीमैन इफेक्ट यही होता था कि जो लाइट है हमारे पास आ रही है, हम उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस ज़ीमैन करेक्शन। तो ज़ीमैन करेक्शन में हम बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है तीन पार्ट्स के अंदर। एक कंपोनेंट उसका एग्जैक्टली वहीं पर रहता है, हम अज्यूम करते हैं कि ये पाई कंपोनेंट है और जो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा जो है ये उस मेन जो पोजीशन है उससे आगे या पीछे यहाँ पर मूव करते हैं। तो बेसिकली हम उसको पोलराइज कर देते हैं लाइट को और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं उसके कंपोनेंट्स के। जो पाई कंपोनेंट हम अज्यूम करते हैं कि जो ये ओरिजिनल हमारे पास वेवलेंथ थी इसके पास रहता है और इसमें कोई चेंज आती है, बल्कि जो सिग्मा कंपोनेंट से प्लस या माइनस आगे होते चले जाते हैं। ठीक है जी। इसलिए ज़ीमैन करेक्शन के अंदर इवेंचुअली जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी करते हो 0.1 से 1.1 टेस्ला स्टेप्स जो है उस तरह वेरी कर रहे हो। ऐसे करने से क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक बैकग्राउंड जो एब्जॉर्प्शन है उनके जो कंपोनेंट्स हैं ये है कि जब हम एनालाइट और बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन में ये करते हैं उसको हम अज्यूम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पर ऑफ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में बैकग्राउंड और एनालाइट दोनों की एब्जॉर्बेंस जो है वो जैसे ही ऑन करते हैं, ठीक है, तो हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अब बैकग्राउंड के जो सिग्नल्स हैं या बैकग्राउंड के एब्जॉर्प्शन है उसको हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। इस वक्त हम टेस्ट एलिमेंट जो है हमारे पास की एब्जॉर्बेंस नहीं कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं उस वक्त बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन तो मेजर हो रही होती है लेकिन टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन मेजर नहीं हो रही होती। तो इन दोनों को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसा करने से हमारे पास जो है वो टेस्ट एलिमेंट की जो के अंदर टेस्ट एलिमेंट की लाइट वहीं पर रहेगी जिसको अज्यूम कर रहे हैं उसका पाई कंपोनेंट है और ये सिग्नल कंपोनेंट है इसके अकॉर्डिंग ये अंदाजा कर सकते हैं कि बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन क्या होती है। So in a nutshell, if we say that when we apply the magnetic field, we are mining the absorbance of background, and when the magnetic field is off, we are mining the absorbance of background plus our test element। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम रोटेट कर लें, इन दोनों को हम आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्बेंस आ जाती है। इसको हम कहते हैं ज़ीमैन करेक्शन।
तो ये बेसिकली 3 या 4 इंटरेक्शंस हैं या इंटरफेरेंसेस जिनको कंसिडर करते हैं। पहली जो है हमारे पास, जो हमने अभी पढ़ा, वो हमारे पास आयोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे, उनके साथ एसोसिएटेड थे। सेकेंडली हमारे पास रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स या केमिकल इंटरफेरेंसेस जिसमें हम रिलीजिंग एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, फ्लेम रिच विद फ्यूल गैसेस और रिड्यूसिंग फ्लेम्स को यूज कर सकते हैं। कुछ फिजिकल इंटरफेरेंसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे पास जो लास्ट में है ये ऑप्टिकल इंटरफेरेंसेस। सो ऑप्टिकल इंटरफेरेंसेस के अंदर हमारे पास एक बैकग्राउंड रिएक्शन है जो हम कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ लाइट की मदद से करते हैं, जिसमें हम कंटीन्यूअस सोर्स को अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लियर करता है, और हम अज्यूम करते हैं कि टेस्ट एलिमेंट की लाइट जो है, या टेस्ट एलिमेंट जो है वो कंटीन्यूअस सोर्स की जो लाइट है उसको निग्लिजिबली एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उसके एब्जॉर्बेंस में कोई फर्क नहीं आता उस लाइट की जब वो टेस्ट एलिमेंट से गुजरती है, बिकॉज इसकी विड्थ बहुत ज्यादा वाइड होती है और इसके साथ बहुत स्मॉल एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होती है। तो जनाब जब हम कंटीन्यूअस सोर्स को मेयर करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड के एब्जॉर्प्शन लाइन सोर्स यूज कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड प्लस टेस्ट एलिमेंट के एब्जॉर्बेंस, और इन दोनों के फर्क से हमारे पास टेस्ट एलिमेंट के एब्जॉर्बेंस आ जाती है। और दूसरी चॉइस हमारे पास जो है वो स्मिथ इफेक्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ज़ीमन इफेक्ट है। स्मिथ इफेक्ट में हम वहाँ पे पल्स लाइट्स को यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे उसके रिवर्सल से फिर हम बैकग्राउंड के एब्जॉर्प्शन को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़ीमन इफेक्ट जो है बेसिकली जब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो कि हालो कैथोड लैंप की लाइट जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकता है, 3 पार्ट में करता है, और उनमें से जो पाई कंपोनेंट है ये बिल्कुल वैसे ही रहता है एज सच जो कि आपके पास ओरिजिनल वेवलेंथ होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। बाकी जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो एक को हम कहते हैं कि जनाब ये सिग्मा कंपोनेंट्स है प्लस, और एक माइनस जो कि उससे आगे या पीछे मूव होते हैं, और बेसिकली हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी करते हैं और फिर ये ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें कितना चेंज आ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं तो चूंकि जो टेस्ट एलिमेंट की वेवलेंथ है ओरिजिनली वो तो हमें मालूम हो जाता है कि जी ये पाई कंपोनेंट इसमें चेंज नहीं आ रहा, और लेकिन बाकी जो 2 कंपोनेंट है उससे हमें बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन के बारे में पता चल जाता है। सो एज इन होल जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो बैकग्राउंड की एब्जॉर्प्शन हम मेजर करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है तो बैकग्राउंड प्लस टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास टेस्ट एलिमेंट की एब्जॉर्प्शन आ जाती है। सो ये कुछ करेक्शंस के मेथड हैं। आप ज़ीमन करेक्शन मेथड और जो कंटीन्यूअस सोर्स है करेक्शन का इसको आप देखेंगे। आज के इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं। बेसिकली हमने जो बात की थी वो हालो कैथोड लैंप से शुरू की थी जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, फिर बताया था कि इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप भी होते हैं जो ज्यादा इंटेंस और ज्यादा नैरो लाइट्स ऑफर कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटर लाइट, ऑफ कोर्स एसेंशियली मोनोक्रोमेटर लाइट जिसको हम लाइन सोर्स कह सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए सूटेबल है जो कि वोलेटाइल फॉर्म के अंदर जिन एलिमेंट्स को लाया जा सके। और ये उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है उन एलिमेंट्स की यहाँ पे जो कि आर्सेनिक, बिस्मथ, कैडमियम वगैरह, और इनको हम यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी वगैरह सारे इसमें शामिल। फ्लेम एटोमाइजेशन के लिए है, ऑफ कोर्स ये फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसी को पढ़ रहे हैं। और फ्लेम का क्या रोल है एटोमाइजेशन के अंदर, कौन से फ्लेम प्रेफरेबल है, किनका टेम्परेचर हाई है और किनका टेम्परेचर कम है, और कौन से फ्लेम्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि इंटरफेरेंस नहीं करते, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फ्लेम के अलावा भी कुछ और एलिमेंट सोर्सेज यूज करने पड़ सकें तो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन के मेथड्स हैं, और हाइड्राइड जनरेशन मेथड्स हैं, कोल्ड वेपर टेक्निक्स जो हैं ये हो सकती हैं। ये एटोमाइज करने के लिए है, ठीक है जी, स्पेशल डिजाइन के साथ। ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर जो है वो आप इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेजेस में। और हमारे पास इंटरफेरेंसेस कौन कौन से हैं वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन एक कंटिन्यूस सोर्स के साथ भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन चलते हैं, बट दैट्स नॉट सो कॉमन। हैं इनकी एग्जांपल्स बट दैट आर रेयर रिलेटिवली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन जो है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर इस हाई रेजोल्यूशन कंटिन्यूस सोर्स को इस्तेमाल करते हुए ही हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो बिल्टअप करते हैं, बट दैट्स नॉट द केस है, हम इसको डील नहीं कर रहे, इसको हम पढ़ नहीं रहे। ऑफ कोर्स है चॉइस, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। इंटरफेरेंसेस एक स्पेक्ट्रल जिसमें बैकग्राउंड एब्जॉर्प्शन आपको मालूम हो कि कोई भी चीज़ जो कि टेस्ट एलिमेंट की लाइट टेस्ट एलिमेंट के अलावा
सोर्स की लाइट को अब्जॉर्ब करे, वो बैकग्राउंड अब्जॉर्प्शन है। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक कंटिन्यूम सोर्स मेथड है जिससे हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास जीमन इफेक्ट है। जीमन करेक्शंस जो है वो अच्छी हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना जी बस, और फिर आपने इसे बैकग्राउंड की अब्जॉर्प्शन मेजर कर लेनी है। और फिर आयनाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं कि हम सैंपल्स और नोन और अननोन दोनों में आयनाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो है वो इजीली आयनाइज होने वाला एलिमेंट ऐड करते हैं। रिफ्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं, रिलीजिंग एलिमेंट्स का यहाँ पे, या रिलीजिंग कंपाउंड्स की डिस्क्रिप्शन है, और फिर फाइनली कुछ फिजिकल प्रेफरेंसेस। सो आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ है, वो इसलिए कि हमारी मीटिंग थी फ्राइडे को कि हम क्लासेस को ऑनलाइन अभी चलाना है या नहीं चलाना, या पैरेलल चलना है, या ये थोड़ा सा एक हाइब्रिड वर्जन रहेगा जी कि क्लास ऑनलाइन भी हो, मतलब यानी कि क्लासरूम में भी हो और उसका ऑनलाइन वर्जन भी बन जाए। तो चीज़ें अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, तो जैसे कोई कंक्रीट चीज़ आएगी वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करती जाएगी। बट सो फार इस वीक का जो हमारे पास जो लेक्चर था वो ये मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम सिर्फ दोनों में कंपैरिजन करेंगे अगले वीक में कि कहाँ पे फ्लेम को यूज करना और कहाँ फ्लेम एमिशन को यूज करना और कहाँ पे फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को, उसको हम रैप अप करेंगे, और फिर दोनों की सेंसिटिविटीज और डिटेक्शन लिमिट्स को भी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इसको रैप अप कर देंगे और फिर हम क्रोमेटोग्राफी की तरफ जाएंगे। उस वक्त के लिए यही चीजें, और मैंने देखा है कि वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा है। ऑफ कोर्स आपका लेक्चर है, आप इसको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें, क्वेरी हैं तो आप पूछ लें उसके, सो दैट वी मे कंटिन्यू और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं है तो फिर हम ऑफ कोर्स उसको भी जो है वो हैंडल कर लें। अगर आपकी क्वेरीज है तो उसको हम आंसर कर सके, और जो अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो ठीक है, हम उसको फर्दर जो है वो नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में ले जाएंगे। सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर, और होपफुली नेक्स्ट वीक में हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।